अर्थबोध के साधनों में हमने भारतीय विद्वानों द्वारा बताए गए साधन देखे। पाश्चात्य विद्वानों ने भी अर्थबोध के 3 साधन माने हैं। इसमें प्रथम साधन व्यवहार माना है उन्होंने। किसी वस्तु का बोध कराने के लिए उसे बार बार दिखाना या उसकी ओर इंगित करना। इस तरह ब्लैक बोर्ड, पेंसिल, कलम, चाक, पुस्तक, कॉपी, छात्र आदि शब्दों का बोध जो है वह कराया जाता है। यानी कि व्यवहार के द्वारा किसी चीज़ को दिखाने के बाद उस चीज़ की तरफ इंगित करके, यानी कि ब्लैक बोर्ड तथा कलम है, पेंसिल है, चौक है, पुस्तक है, कॉपी है, छात्र, इन चीज़ों की ओर इशारा करते हुए तथा उनको दिखाते हुए उसको दिखाने के बाद उसका बोध जो है वह व्यवहार के द्वारा कराया जाता है। इसलिए पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थबोध के साधनों में व्यवहार को महत्व दिया है। उसके बाद दूसरा साधन जो है वह विवरण है। यानी कि किसी वस्तु का विवरण देकर उसका बोध कराया जाता है। तो वह विवरण, यानी कि जैसे उदाहरणार्थ समुद्र है, पहाड़ है, जंगल है, ताजमहल, किला आदि शब्दों का ज्ञान विवरण देकर उसका बोध कराया जाता है। यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका बोध जो है उसका विवरण देकर हमें कराया जाता है। इसके उपरांत तीसरा अर्थबोध के साधन पाश्चात्य विद्वानों ने माना है वह है अनुवाद। अनुवाद यह भी एक महत्वपूर्ण साधन माना है उन्होंने। एक ही भाषा के कठिन शब्दों को या अन्य भाषा के शब्दों के अनुवाद द्वारा भी अर्थबोध कराया जाता है या समझाया जाता है। जैसे शतक्रत यानी इंद्र, विवस्वान यानी सूर्य, अंग्रेजी भाषा में सेव, एप्पल को सेव तथा मैंगो आम तक कहकर समझाया जाता है। यानी कि ये 2 भाषा के शब्दों को अनुवाद के द्वारा अर्थबोध कराया जाता है। इसलिए अनुवाद भी अर्थबोध के साधनों में पाश्चात्य विद्वानों ने महत्वपूर्ण माना है। इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों द्वारा बताए गए अर्थबोध के 3 साधन महत्वपूर्ण है। इसके उपरांत संकेत ग्रह को समझने में जो बाधक तत्व है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संकेत ग्रह के बाधक तत्व जो है वह इस प्रकार है। पहला, समरूपता का अभाव, यानी कि इसकी वजह से अर्थबोध में बाधा निर्माण होती है। वक्ता और श्रोता में अगर समरूपता ना होती है तो उसमें बाधा निर्माण होती है अर्थबोध कराने में। समरूपता, वक्ता और श्रोता में समरूपता एक प्रकार का स्तर या समाधानीकरण का अभाव संकेत ग्रह में एक बाधक तत्व होता है। यह 3 प्रकार का होता है। यानी कि समरूपता का अभाव जो है वह 3 प्रकार का होता है। पहला, भाषागत समरूपता, दूसरा बौद्धिक समरूपता और तीसरा भावात्मक समरूपता। ऐसे समरूपता के अभाव में 3 प्रकार के बाधक तत्व होते हैं। इसमें पहला तत्व देखेंगे, बाधक तत्व भाषागत समरूपता। इसमें वक्ता और श्रोता यदि एक दूसरे की भाषा समझते होंगे तभी संकेत ग्रह या अर्थबोध होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। यानी कि जो दुभाषी होते हैं, यानी कि एक दूसरे की भाषा को समझने वाले, इसमें अगर समरूपता होगी तभी हम अर्थबोध कर पाएंगे, अन्यथा कभी अर्थबोध हमें नहीं हो पाएगा। यानी कि
अंग्रेजी भाषा बोलने वाला हो तो उसे हिंदी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, तथा हिंदी भाषा बोलने वाले को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होगा, तभी वह हमें ठीक तरह से समझा पाएगा और तभी हमें अर्थबोध हो पाएगा। अन्यथा नहीं, यानी कि रूसी, चीनी, जापानी भाषा बोलने वालों से हिंदी बोलने वाले का वार्तालाप जो है वह दुभाषी के बिना असंभव होता है। दोनों भाषा की समानता नहीं है, इसलिए दोनों भाषाओं को जानेगा तभी वह ठीक तरह से समझा पाएगा या तभी हमें अर्थबोध हो पाएगा। इसलिए भाषागत समरूपता का होना महत्वपूर्ण होता है, तभी हम अर्थबोध कर पाएंगे। इसके उपरांत दूसरा, बौद्धिक समरूपता का होना भी जरूरी होता है। बौद्धिक समरूपता न होने के कारण अर्थबोध में बाधा निर्माण होती है। इसमें वक्ता और श्रोता का बौद्धिक स्तर समान होगा, तभी हम दोनों एक दूसरे का अभिप्राय जो है वह ठीक तरह से समझ पाएंगे, अन्यथा वह अर्थ समझ नहीं पाएंगे। गवार के सम्मुख रस निरूपण, ध्वनि सिद्धांत या वक्रोक्ति सिद्धांत की चर्चा भैंस के आगे बीन बजाने के समान होगा। यहाँ दोनों का बौद्धिक स्तर समान नहीं है, इसलिए अर्थबोध में बाधा निर्माण होती है। यानी कि वक्ता और श्रोता दोनों शिक्षित होने चाहिए। अगर वक्ता शिक्षित है और श्रोता अशिक्षित है तो उनके सामने हम कितना भी ज्ञान देने की कोशिश करेंगे तो वह श्रोता जो है वह कभी समझ नहीं पाएगा। उसके सामने भैंस के आगे बीन बजाने के समान हमारा ज्ञान जो है वह होगा, इसलिए वह कभी समझ नहीं पाएगा। इसलिए बौद्धिक समानता का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके उपरांत तीसरा तत्व जो है समरूपता के अभाव में भावात्मक समरूपता का होना भी बहुत जरूरी होता है। वक्ता और श्रोता में यदि भावात्मक समानता नहीं होगी तो अर्थबोध कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए सहृदय ही रसध्वनि को समझ पाएगा। नीरस व्यक्ति के लिए ऐसा काव्य अर्थहीन हो सकता है। इसलिए भावात्मक समरूपता का होना भी अर्थबोध के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरा अर्थबोध के संकेत ग्रह के बाधक तत्वों में दूसरा बाधक तत्व है अशुद्ध अर्थ ज्ञान। यानी कि हमें अगर अर्थ का ज्ञान ठीक तरह से नहीं हो पाएगा तो हमें उसमें अर्थ समझने में बाधा निर्माण हो सकती है। यदि शब्द का अशुद्ध रूप, अशुद्ध अर्थ समझता रखा है तो उससे अर्थबोध नहीं होगी। यदि किसी ने वर्णों का ब्रह्मचारी शिष्य के स्थान रंग वाला समझा है, क्षत्रिय का अर्थ सुंदर कान वाला या शालीन का अर्थ सुंदर मकान वाला समझा है तो उससे अर्थबोध नहीं हो पाएगा। इसलिए अशुद्ध अर्थ ज्ञान जो है वह संकेत ग्रह में बाधक तत्व हो सकता है। तीसरा अति दूरता। यदि वक्ता और श्रोता में एक दूसरे से बहुत दूर होने पर संकेत ग्रह जो है वह नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा कि दूरी के कारण दोनों एक दूसरे की आवाज़ जो है वह स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाएंगे और इससे अर्थबोध कभी नहीं हो पाएगा। पढ़ने से अर्थबोध दूर होने के कारण आवाज़ जो है वह स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देगी और इससे अर्थबोध कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए अति दूरता भी संकेत ग्रह में बाधक तत्व माना जाता है। इसके उपरांत चौथा जो है संकेत ग्रह में बाधक तत्व वह है मन की अस्थिरता या अनवधानता। इसमें यदि वक्ता या श्रोता
दोनों का मन अगर एकाग्र नहीं है तो ध्यान एक दूसरे की बात वह ठीक तरह से सुन नहीं रहे हैं, तो शब्द से संकेत ग्रह जो है वह कभी नहीं हो सकता और न अर्थ ज्ञान होगा। पद, रूप, रस, शब्द आदि सभी प्रकार के ज्ञान के लिए मन की एकाग्रता जो है वह आवश्यक होती है और उसी के द्वारा हमें अर्थबोध हो सकता है। इसलिए मन की अस्थिरता जो है वह भी अर्थबोध में या संकेत ग्रह में बाधक तत्व है। इस प्रकार और संकेत ग्रह के बाधक तत्व जो है उसको हम देख सकते हैं। इसके उपरांत भाषा की पर्यायता जो है वह अर्थविज्ञान में महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कि एक शब्द के अनेक पर्याय होते हैं, वह भाषा अर्थविज्ञान में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भाषा विज्ञान की अनेक शाखाओं की भांति पर्याय विज्ञान भी वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक तीनों ही प्रकार का हो सकता है। संरचना की दृष्टि से समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्याय कहते हैं। इसलिए भाषा में भाषा की पर्यायता जो है वह महत्वपूर्ण मानी जाती है। पर्याय शब्दों के निम्नांकित भेद हो सकते हैं। एक, एकार्थी या पूर्ण पर्याय, यानी कि एकाकी या पूर्ण पर्याय वे शब्द होते हैं जो पूर्णता एक अर्थ रखते हैं, या बता सकते हैं कि दो शब्द होने पर भी उसका अर्थ जो है वह एक ही हो सकता है। उनमें जिनकी पर्यायता पूर्ण एकार्थी या पूर्ण पर्याय वे शब्द होते हैं जो पूर्णता एक अर्थ रखते हैं। जिनकी पर्यायता पूर्ण होती है उनमें आपस में कोई भेद नहीं होता। अगर दो शब्द रखे जाए तो भी उसका अर्थ जो है वह एक ही निकलता है। जैसे संतरा, नारंगी, इनका ये दो शब्द है लेकिन उसका अर्थ जो है वह एक ही निकलता है। तथा भावमय या भावपूर्ण, ये दो शब्द होने पर भी उसका अर्थ अलग अलग तरह से नहीं निकलता। सामान्यतः जिन शब्दों को एकार्थी समझा जाता है उनमें प्राय 99% एकार्थी नहीं होते। एकार्थी की पहचान यह है कि किसी भाषा में सारे संदर्भों में यदि बिना को अर्थ परिवर्तन के एक शब्द के स्थान पर दूसरा कोई शब्द रखा जा सके तो दोनों एकार्थी या पूर्ण पर्याय कहे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। उदाहरणार्थ, मुश्किल और कठिन यह दो शब्द है। सामान्यतः देखने पर ऐसा लगता है कि दोनों एकार्थी या पूर्ण पर्याय है, किंतु यदि दोनों के विभिन्न प्रयोगों को देखें तो स्पष्ट होगा कि उदाहरणार्थ, वह लड़का मुश्किल से 5 वर्ष का होगा या वह लड़का कठिन से 5 वर्ष का होगा। इस तरह हिंदी में यह दोनों शब्द समानार्थी है किंतु एकार्थी नहीं है, यानी कि इनका अर्थ जो है वह एक अर्थ नहीं निकलता। इसलिए एकार्थी या पूर्ण पर्याय यह भाषा की पर्यायता में महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा, समानार्थी या अपूर्ण पर्याय, वे शब्द जिनमें अर्थ न होकर मात्र समान होते हैं। पर्याय समझे जाने वाले अधिकांश शब्द एक श्रेणी के अंतर्गत माने जाते हैं। समानार्थी शब्दों के अंतर प्राय 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार, शैली मूलक भेद। समानार्थी शब्दों में मौलिक अंतर का अर्थ यह है कि 2 या अधिक शब्दों का अर्थ जो है वह प्राय एक ऐसा होता है, किंतु प्रयोग में शैली की दृष्टि से एक रचना या वाक्य में एक ही आ सकता है।
एक ही आ सकता या उपयुक्त लगता है। उदाहरणार्थ सौंदर्य, खूबसूरती, आज्ञा, इजाज़त, प्रसन्नता, खुशी, शुद्ध, पाक, अशुद्ध, नापाक, यानी कि ये दो शब्द है, लेकिन इनमें से एक ही शब्द जो है वह उपयुक्त लगता है। यानी कि सौंदर्य, खूबसूरती, आज्ञा, इनमें से सौंदर्य, आज्ञा यह तथा प्रसन्नता यह शब्द जो है वह उपयुक्त रूप में बैठ सकते हैं। इसलिए शैलीमूलक भेद समानार्थी या अपूर्ण पर्याय में पहला प्रकार माना जाता है। यह पर्याय ठीक लगता है। तथा दूसरा भेद या दूसरा प्रकार विचारमूलक भेद। इसमें विचारमूलक भेद में वैचारिक अंतर का अर्थ का समीप होना यह भी जरूरी होता है, किंतु पूर्णता एक न होना। जैसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, रानी बेगम, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि, इसमें विचारमूलक भेद देखा जाता है। यानी कि यह शब्द एक दूसरे से समीप है, लेकिन पूर्णता वह एक नहीं है। इसलिए विचारमूलक भेद भी समानार्थी शब्दों के प्रकार में माना जाता है। तीसरा प्रयोगमूलक भेद। कुछ शब्द समानार्थ होने पर भी एक के स्थान पर दूसरा नहीं आ सकता। वह पानी हो गया को वह जल हो गया नहीं कह सकते। तथा उदाहरण के लिए जल और नीर में प्राय शैलिक और वैचारिक अंतर नहीं है, पर जल पान कर लीजिए को नीर पान कर लीजिए हम कभी नहीं कह सकते। इसलिए प्रयोगमूलक भेद जो है वह समानार्थी या भाषा की पर्यायता में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके उपरांत चौथा जो भाषा की पर्यायता में चौथा जो पर्याय है या भेद है वह अति समीपता है। अत्यधिक समीपता होने पर भी संकेत ग्रह नहीं हो पाता है। कोई कान के बिल्कुल पास जोर से बोले तो वे शब्द स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ते और अर्थबोध जो है वह नहीं हो पाता। यानी कि कोई व्यक्ति हमारे कान के बिल्कुल पास आकर जोर से बोलेगा तो वह शब्द जो बोलता है वह हमें स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई देता और उसी के कारण हमें अर्थबोध जो है वह कभी नहीं हो पाता। इसलिए अति समीपता भी जरूरी नहीं होती। पांचवा संकेत का भूल जाना। शब्द का अर्थ स्मरण किया था परंतु वह अनभ्यास के कारण भूल गया है तो उससे अर्थ ज्ञान कभी नहीं हो पाएगा। अन्वय, व्यतिरेक, अपोद्वार या विश्लेषण, परिवेदना का अर्थ भूल गया है तो इन शब्दों के प्रयोग से अर्थबोध जो है वह नहीं हो पाएगा। और इसके उपरांत छठा भेद है आवृत्ति जन्य दृढ़ता का अभाव। बार बार आवृत्ति न करने पर भी शब्द जो है वह शब्द का अर्थ जो है वह विस्मृत हो जाता है। यानी कि हम कभी कभी कोई शब्द एक ही बार बोल के आगे बढ़ जाते हैं और उसकी बार बार आवृत्ति न होने के कारण हम उस शब्द को वह शब्द विस्मृत हो जाता है और हमें अर्थ ज्ञान नहीं होता। आवृत्ति से शब्द का अर्थ बद्धमूल न होने पर वह अर्थ तुरंत उपस्थित नहीं हो सकेगा और उसके कारण अर्थबोध कभी नहीं होगा। इसके उपरांत व्यवधान, यह भी भाषा की पर्यायता में महत्वपूर्ण माना जाता है। वक्ता और श्रोता के मध्य किसी प्रकार का व्यवधान आने से वक्ता की ध्वनि जो है
वह श्रोता तक ठीक तरह से नहीं पहुंचती और इसी कारण अर्थबोध नहीं होता है। और इसलिए व्यवधान भी भाषा की पर्यायता में महत्वपूर्ण माना जाता है। अति सूक्ष्मता, यदि ध्वनि बहुत सूक्ष्म धीमी है और वह श्रोता के कान तक कभी नहीं पहुंच पाती, संकेत ग्रह के अभाव में उसका अर्थबोध नहीं होता है। बड़ी सभाओं आदि में आवाज़ धीमी होने से पीछे तक वह कभी नहीं पहुंचती और इसी के कारण पीछे बैठे हुए श्रोता जो है वह इसलिए हल्ला बोल करते हैं, यानी कि जो श्रोता बोलता है वह दूरी के कारण अति सूक्ष्म, यानी कि उनकी धीमी आवाज़ के कारण जो पीछे बैठे हुए श्रोता होते हैं वह उसकी आवाज़ सुन नहीं पाते, इसलिए वह पीछे जो है वह हल्ला बोल करते हैं। इसलिए भाषा की पर्यायता में अति सूक्ष्मता को भी महत्व दिया गया है।